तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। संगत बदलती है रंगत। हाँ, संगत बदलती है रंगत। आज इसी पे हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, हाँ, जिस संगत में हम रहेंगे उसके जैसा हमारा बिहेवियर हो जाएगा। तो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। कहानी जो होते हैं ना, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें एक तरह से ना नए जीवन जीने का ना तरीका सिखा देते हैं कि कैसे हमें जो भी गलतियां हमारी हैं उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। कहानी के माध्यम से पढ़कर सुनकर हम जान सकते हैं कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, एक बार की बात है, एक राजा रहता है। राजा शिकार करने अपने काफिले के साथ जंगल की तरफ जाता है। जंगल में राजा को कोई शिकार नहीं मिलता है। अब वो इधर उधर घूमता भटकता रहता है। तभी अचानक वो किसी गुफे के पास से गुजर रहा होता है। तब तक गुफे के ऊपर बैठा एक तोता चिल्लाता है कि आओ, पकड़ो पकड़ो, राजा आ रहा है, इसके पास बहुत माल है, पकड़ो पकड़ो। तो इतना बात जब ही सुनते हैं, उस जो गुफा रहता है वो गुफा डाकुओं का होता है। अब डाकू जब ही इसकी बात, तोते की बात सुनते हैं, बाहर निकलते हैं और राजा के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब राजा और उसके सैनिक डाकुओं को आते देखकर वहां से भाग खड़े होते हैं और भागते 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 वो बहुत दूर चले जाते हैं डाकुओं से बचकर। जाने के बाद वो अब सुस्ताने के लिए किसी पेड़ के नीचे जाना चाहते थे। तो वहाँ उनको एक पेड़ नजर आता है। अब उस पेड़ के नीचे वो जाते हैं। जाने के बाद जब भी राजा वहाँ बैठता है, उस पेड़ में बैठा तोता क्या क्या बोलता है कि आइए महाराजा, महाराज आइए राजा, आपका स्वागत है इस महाराज की छोटी कुटिया में। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे अतिथि हैं, आइए विश्राम कीजिए। अब राजा जब तोते की बात सुना तो राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि एक ही जात के प्रजाति, एक ही प्रजाति के प्राणी, दोनों का बिहेवियर इतना अलग कैसे हो सकता है। अब तोते की बात सुनकर अंदर से साधु महात्मा निकले कुटिया से। अब साधु महात्मा उस राजा को बैठाए, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद जब उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई, राजा ने पूछा कि महाराज, मेरा एक संकोच है, यानी मेरी एक समस्या है, उसको हल कर दीजिए। तो महाराज बोले कि ये बताइए। उसने अपनी पूरी घटना बताया कि पीछे क्या हुआ और इस समय क्या हुआ, ऐसा क्यों। और महाराज साधु से पूछे कि आप ये बता दीजिए कि एक ही प्रजाति के प्राणी हैं, दोनों का बिहेवियर यानी व्यवहार इतना अलग क्यों है। तो साधु ने बहुत विनम्र भाव से बोला कि महाराज, ये संगति का असर है, यानी हम जिस संगत में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम विद्वान हैं फिर भी अगर मूर्खों के संगत में रहेंगे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं मूर्खता आ ही जाएगी। अगर हम मूर्ख हैं, अगर हम विद्वानों के संगत में रहते हैं, हम एक दिन हम भी विद्वान बन सकते हैं। यानी जिस तरह के संगत हम करेंगे हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप लोग अपने संगति को परखिए और अच्छे से अच्छे संगति में रहिए। जितना अच्छे संगति में आप रहेंगे उतना आप अच्छे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार कहने वाले नहीं हैं, हम आपको इसलिए बताते हैं ना, पहली बार बोल रहे हैं इसमें, क्या कि आप जितना अलग करेंगे ना उतना अलग आप बन जाएंगे। तो चलिए, आज के जो दो ही क्वेश्चन आज बताएंगे मैथ का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कि सर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब समझ रहे, ट्रायंगल, ठीक। एक त्रिभुज है, ट्रायंगल, ओके। कि सर इस त्रिभुज के तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं, इस त्रिभुज के तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं, यानी 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। मान लेते हैं इस त्रिभुज के तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो 180 यानी 180 हो जाता है। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, हमने पढ़ा है, हमने जानते भी है ऐसा क्यों होता है। तो कि तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है। हमारे टीचर भी बताते हैं कि हाँ, त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। आज हम समझेंगे बहुत बारीकी से आखिर में ऐसा ही होता क्यों है।
क्लियर? ध्यान सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। 2 लाइन का है लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं सोचा कि बता दूं ताकि जो जानते होंगे वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और जो नहीं जानते होंगे सुने बस होंगे वो आज सीख लेंगे। सुनिएगा ध्यान से, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ध्यान सुनिए, किसी भी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। बस हमें प्रूफ करना है कि एंगल, तीनों एंगलों को जोड़ने पे 180 हो जाए, बस इतना है। सुनिए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है। हम क्या करते हैं, सी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ा लिए, और ये जो एंगल होगा मान लीजिए एंगल 4 है। कितना है बाबू? एंगल 4। अब आप जानते हैं कि एंगल 4 जो है वो एक त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। और बहिष्कोण क्या होता है? सामने के दोनों एंगलों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो होता है सामने के दोनों एंगलों के योग के बराबर होता है, यानी एंगल 4 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। क्लियर? क्या किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो यानी एंगल 4 जो होगा एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिए 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 ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि एंगल 4 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप एक चीज और जानते हैं, इस सर बताएंगे आपको कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, डिग्री का कोण बनता है। एक अगर कोई सीधी लाइन है तो उस पर 180 का डिग्री का एंगल बनता है, ये तो सबको मालूम है। हाँ सर मालूम है, ठीक उसी का ध्यान दीजिएगा। यहां से देखेंगे तो ये जो लाइन दिख रहा है एक सीधी लाइन है, इसको भी डी मान लीजिए, ये एक सीधी लाइन है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर 180 होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ सर जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर कितने हो जाएंगे? 180, यानी 180 डिग्री। अब जरा समझिएगा, एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दीजिए, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। बस इसे सिस्टमैटिक कर लेते हैं, यानी 1 2 3 बराबर 180 डिग्री। देखिए हमें प्रूफ ये करना था ना कि इसको 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 जोड़ने पे 180 आ जाए। देखिए हमने ये प्रूफ करने के लिए चले थे ना, प्रूफ हो गया। कितना इजी है, कोई जरूरी नहीं कि आप बहिष को इधर ही बनाएं, आप बहिष को इधर भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे किसी भी तरह, यहाँ पे भी आप बहिष को बना सकते हैं। ठीक, ये नहीं कि हमने बताया यहाँ पे तो आप बोलिएगा सर सिर्फ यहीं पे होता है, यहीं पे नहीं, आप बहिष को कहीं बनाएंगे ना, सिर्फ उसके सामने के दोनों कोणों का योग क्यों बराबर होगा। क्लियर? तो हमने उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता तो है, लेकिन कैसे होता है आज आपने सीख लिया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत मजेदार है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए क्या आपने बहुत पहले से ही पढ़े होंगे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन से जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था उनका? पाइथागोरस। आपके सर बताए होंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, हाँ पाइथागोरस प्रमेय। आपके सर बताए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने भुजा होता है कौन होता है? सबको मालूम है। ठीक, ये आधार हो गया मान लीजिए, और ये हमारा लंब हो गया। तो पाइथागोरस जी ने क्या बोला था कि भैया किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है उस शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के यानी वर्ग के योग के बराबर। किसी भी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी AC का जो वर्ग होगा बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AB के वर्ग के। सिस्टमैटिक लिख देते हैं, यानी AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के। पाइथागोरस जी ने यही बताया था और यही हम फॉलो करते आते हैं। तो आज हम समझेंगे आखिर में बराबर आखिर में प्रूफ कैसे होगा। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कर्ण यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होगा उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इन्होंने ये कह दिया, तो आज हम बताएंगे आखिर में प्रूफ होता तो होता कैसे है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करके बताते हैं कि इस आखिर में ऐसा इतना बराबर इतना होता कैसे। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान सुनिए, पाइथागोरस पर प्रूफ करते हैं आज। ध्यान सुनिएगा, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि पाइथागोरस पर समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज है, क्या नाम है इसका? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, जिसमें एंगल B जो है वो समकोण यानी 90 डिग्री का है। यानी एंगल कितने का है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। मान लेंगे अभी जरा करेंगे। चलिए हमें प्रूफ करना है इसमें, ध्यान सुनिएगा। तो इसके सामने का भुजा कौन, यानी AC का स्क्वायर जो है वो बराबर है हमारा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यही प्रूफ करना है हमें, बहुत सिंपल है। आज समझ लीजिए, बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है ना? तो ध्यान सुनिएगा। चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे छोटी सी। यहाँ से क्या करेंगे? रचना में क्या करेंगे सुनिएगा। इस B से ना AC पे एक लंब ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? लंब। ऐसे लंब मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री का होगा, इसको बोल देंगे D। चलिए लिखेंगे कि एंगल 20 से ठीक AC पर एक लंब डाला, जो बिंदु क्या है? D है। इतना समझ आ गया? यानी यहां से इस पर एक लंब डालेंगे। अब जरा समझिएगा, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है हमें, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। कॉन्सेप्ट को समझिए, बस कॉन्सेप्ट को। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को, त्रिभुज किसको? ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, बड़का वाला ABC में, यानी पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इस ये वाला त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे। अब समरूप क्या होता है? हाँ सर ये तो नहीं मालूम था। समरूप बताया, यानी एक ही जैसे। तो त्रिभुज में समरूप कब होते हैं? जब उनके कोई तीन भुजाएं, तीन एंगल मैच कर जाए और दूसरा आपस में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दुइयों को मैच कर एंगल, फिर भी आपस में दोनों क्या होंगे? समरूप। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का दो एंगल मैच करेगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा तो होगा। तो वही इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हमें इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दर्शाना है। क्या करना है? समरूप दर्शाना है। और समरूप होने के लिए हमें एंगल चाहिए, यानी दो या तीन एंगल आपस में मैच करना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, यानी इस छोटे में और ये पूरे बड़े में, देखिए सुनिए ध्यान से, एंगल A जो है ये वाला एंगल इस छोटे में भी है और इस पूरे बड़े में भी है। यानी एंगल A बराबर एंगल A होगा। अब लिख सकते हैं हम लोग उभयनिष्ठ। क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत? अब दूसरा, ये जो एंगल है ये भी 90 है और एंगल B भी क्या है? 90। लिखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, यानी 90 अंश का है। कौन? ये भी और ये भी। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, जब दो एंगल आपस में मैच कर दिया ना तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अतः त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। कहेंगे ए समरूपता की कसौटी, यानी एंगल एंगल समरूपता की कसौटी। अब लिख देंगे समरूपता, समरूपता की कसौटी। अब
आपने ये भी पढ़ा होगा। अब यहाँ से सुनिएगा, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं ना, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये और बड़ा त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बाबू, बराबर होगा। बराबर होने का मतलब इसका आधार यानी AD बट्टा इसका कोण AB बराबर होगा बड़का का आधार कौन है, AB बट्टा बड़का का कोण कौन है, AC। हाँ, बराबर होगा। अब यहां से सुनिएगा, AB का AB में और इसका इसमें, तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर बराबर AC, ऐसे लिख लो, AD इंटू AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने एक रचना किया दी, इस पर लंब। अब क्या किया हमने कि इस त्रिभुज को, इस यानी ADB को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दर्शाया है, और समरूप जो भी हमने दर्शाया, अब हम बताएं कि जब कोई त्रिभुज आपस में समरूप होता है उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका आधार और इसका कोण बराबर होगा उसके आधार बताए उसके कोण के। तो वहां से हमने इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था, हमें मिला AB इंटू AB यानी AB स्क्वायर और AD इंटू AC। क्लियर? अब ठीक उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी तरह क्या होगा, अब समझिएगा ध्यान से। अब बात इसकी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को लेंगे, इसको, इसको, इस त्रिभुज को लेंगे, इस वाले को। अब इसकी खत्म हो गई बात, अब इसको लेंगे। अब इसको लेने के बाद फिर हम इसे बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दर्शाएंगे। किसके साथ, बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दर्शाएंगे। चलिए हम यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दर्शाते हैं। किसको किसको, त्रिभुज CDB के, त्रिभुज CDB तथा त्रिभुज ABC में। देखिएगा, इसको बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप दर्शाना है तो इसमें भी एंगल इसी तरह बराबर होना चाहिए। देखिएगा, जो एंगल C है इसमें भी है और उसमें भी है। देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में भी एंगल C है कि नहीं है, और इस वाले त्रिभुज में भी एंगल C है कि नहीं है। यानी एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल C। अब क्या लिखते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा सुनिए, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी लिखेंगे एंगल CDB बराबर एंगल ABC इक्वल टू 90। क्यों, बात समझना, क्यों, क्योंकि क्या है, हाँ दोनों, हाँ अच्छा, ये लंब है इस पे, यानी ये भी 90 और ये भी 90। अब सुनिएगा, जब दो एंगल बराबर हो गए तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी ये इसके ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से, मजेदार चीज क्या यहाँ से उठ के आता है। हाँ, अतः त्रिभुज CDB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब बताए हैं कि जब ही समरूप हो गया अकाय तो एंगल समरूपता की कसौटी, आप लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी। अब सुनिएगा, अब जब ही समरूप हो गया ना, इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, यानी इसका आधार DC अपान इसका कोण BC बराबर होगा उसका आधार, बड़े का आधार कौन हो जाएगा BC, उसका कोण कौन होगा AC। अब इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये जाएगा BC का स्क्वायर बराबर हमारा AC, ऐसे लिख दो DC इंटू AC। इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब जरा समझिएगा क्या किया हमने, जब जैविक त्रिभुज दोनों समरूप हुए उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, यानी इसका आधार बता इसका कोण, इसका आधार बता इसका कोण। अब जरा सुनिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हमारा क्या मिलेगा, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। कोई दिक्कत?
चलिए अब देखिएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो सर बोलोगे सर ए सी इसमें भी है और इसमें भी है, बाहर कर लीजिए। तो ए सी क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। आइए यहाँ पे दौड़, ए डी प्लस डी सी, इस पूरे ए डी प्लस डी सी, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं क्या, ए डी प्लस डी सी, पूरे को क्या लिखेंगे, ए सी। तो हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है हमारा ए सी के स्क्वायर। प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था ना, क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक, हमने बोला ना कि ए बी का जो स्क्वायर होगा प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के, वही हमें प्रूफ करना था। क्यों, क्योंकि किसी भी समकोण, पाइथागोरस जी ने क्या बताया था कि भैया किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा कौन होती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, बराबर होगा। तो हमने प्रूफ किया ये 90 डिग्री था, इसके सामने भुजा कौन है, यानी ए सी का स्क्वायर जो होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। बस प्रूफ आया समझ में। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका, आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसीलिए आप लोग जितना अच्छे तरीके से हो सके अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस तरह के सवाल आपसे मिलने वाले हैं, क्योंकि वही बोला गया कि आगे बढ़ने में ही सफलता है, वरना ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता है। तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।